नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। ये करंट अफेयर एमसीक्यू का अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग जून 2025 के करंट अफेयर करेंगे। जून 2025 के जितने भी करंट है उसको दो भागों में बांटा है मैंने। आज पहला भाग में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। 100 एमसीक्यू हैं आज के वीडियो में और 100 के 100 हम लोग कंप्लीट कर, सभी अच्छे एमसीक्यू होंगे और न्यूज़पेपर जो मैं करवाता हूँ उसी से संबंधित एमसीक्यू होंगे। अगर आप इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, इससे पहले का भी वीडियो होगा करंट अफेयर एमसीक्यू 2025 नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इसको सीरियसली फॉलो कीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। करंट अफेयर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एग्जामिनेशन में। शुरू करते हैं पहले सवाल से। एक चीज़ और है, 72 बीपीएससी के लिए अगर आप जुड़ते हैं अभी 1 से लेकर के अभी 15 अगस्त तक ऑफर चल रहा है, कई सारे बच्चे जुड़े भी हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप 1 ईयर या 6 मंथ के प्रोग्राम में अगर ऐड होते हैं तो आपको काफ़ी कम प्राइस पर आप जुड़ जाएंगे। काफ़ी बेहतर रहेगा। जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़िएगा। सितंबर में पीटी के बाद तो फिर आपको जुड़ना ही है। तो बता दिया है मैंने, अगर आप जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। शुरू करते पहले नंबर सवाल से। देखिए पहला सवाल क्या है, और जितने भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा, नहीं कहाँ हुआ है। तो अभी इसका आयोजन जो है कनाडा में हुआ है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर गए थे भाग लेने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। G7 में भारत की स्थिति क्या है। भारत परमानेंट मेंबर है, ऑब्जर्वर है, गेस्ट कंट्री है या नॉन मेंबर पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत अभी अतिथि देश के रूप में शामिल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, अतिथि देश के रूप में शामिल होता है। भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 में 7 देश हैं जिसमें एक जापान भी है जो एशिया का देश है लेकिन फिर भी G7 का हिस्सा है। बाकी यूके, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इटली, जापान, यही सब देश उसमें शामिल हैं। जर्मनी भी शामिल है। अगला सवाल देखिए क्या है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की कुल लंबाई कितनी है। इसी पर चिनाब नदी पर जो पुल बना है उसका कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया है। तो उस पुल से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो कुछ समय पहले ही शुरू किया गया है, इस रेल लिंक की लंबाई कितनी है। तो 272 किलोमीटर है, 272 किलोमीटर है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, 250 मीटर, 319 मीटर, 467 मीटर या 359 मीटर। चिनाब ब्रिज का कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ है। इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अंजी खंड ब्रिज की क्या विशेषता है। अंजी खंड ब्रिज है जो इसी रेल लिंक पर मौजूद है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, यह भूकंप रोधी ब्रिज है। इसका आंसर क्या हो, 5 का आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है, इंडिया का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। अंजी ब्रिज जिसका नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा। अंजी खंड ब्रिज भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बारालाचाला दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। बारालाचाला दर्रे के पास चंद्र और भागा नदियों के संगम के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए आरबीआई का मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है। 3.7%, 3%, 4%, 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3.7% का अनुमान है। आरबीआई का यह अनुमान है, इसीलिए आपको बताया है मैंने। आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, IMF, भारत सरकार, इनके जो डेटा होते हैं इसको ज़रूर याद रखा कीजिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व बैंक के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11-12 से 22-23 तक अत्यधिक गरीबी दर कम हुई है। तो यह कितनी कम हुई है ये पूछा जा रहा है, कितना % से कम हो गया। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हाउ मच डिड इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डिक्रीज, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27.1% था 2011-12 में, जो कम होकर के 5.3% पर आ गया है। 5.3% पर आ गया भारत का एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, ऐसा वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी से। यहाँ पर परसेंटेज था, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने संख्या कितनी है। तो 269 मिलियन है, 269 मिलियन लोग करीब में बाहर निकले हैं गरीबी से। इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी की नई रेखाओं कितने डॉलर प्रतिदिन पर निर्धारित कर दिया है।
वेरी 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 वेरी, जितनी बार लगाएं उतना बार वेरी लगा करके इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। विश्व बैंक ने गरीबी की नई रेखा को चेंज कर दिया है। जो अब कितना डॉलर से कम को गरीब माना जाएगा, व्हाट इज़ ए न्यू एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन सेट बाय द वर्ल्ड बैंक इन डॉलर पर डे, पर प्रतिदिन के हिसाब से कितना डॉलर माना जा रहा है, तो $3 से कम अब जिनकी प्रतिदिन की आय होगी वो जो हैं वह अत्यधिक गरीबी में आएंगे, गरीब कहलाएंगे। और इस डेटा के हिसाब से भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, और विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा को $2.15 से बढ़ा करके $3 प्रतिदिन कर दिया है। 2021 की कीमतों के आधार पर इसको किया गया है। पहले $2.15 था, जो अब $3 कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 11-12 में कितनी थी, जो 22-23 में 2.8% हो गई है। पहले कितनी थी 11-12 में, जो 22-23 में घट करके 2.8% हो गया है। कहीं पर भी आपको इस तरह के MCQ मिला हो तो मुझे बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिए इसको ज़रा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। 18.4%, 18.9%, 27.1%, 16.2%, क्या इसका आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। 18.4% थी 11-12 में, जो कम होकर के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.8% हो गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.8% हो गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 5-6 में कितना था, ये पूछा जा रहा है आपसे। व्हाट वाज द इंडियाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन 2005-6, 28.1%, 53.8%, 16.4% या 53%, क्या इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा बी, 53.8%। 53.8% था भारत का स्कोर, जो 2022-23 में 15.5% हो गया है। वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक में से एक है इस बार का, वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से सवाल पूछे जाने की संभावना है, इलेक्शन कमीशन जो अभी बिहार में कर रही थी SIR, उससे सवाल पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रकार से ये वो टॉपिक है जहाँ सवाल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा आपसे, इसको ज़रूर याद रखिएगा। पिछले साल मैंने वेज रिपोर्ट पढ़ाया था आपके एग्जामिनेशन से ठीक पहले, और आपके एग्जामिनेशन में उससे जुड़े हुए 2 सवाल आए थे, डायरेक्ट पूछा गया था आंकड़ा। तो जब रिपोर्ट पढ़ा रहा था तो बच्चे कमेंट करते हैं कि ये रिपोर्ट तो हमारे लिए थोड़ी ना होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। PCS एग्जामिनेशन का सिलेबस जो होता है करंट अफेयर का, वो अनडिफाइन होता है, वो आपसे कुछ भी पूछेंगे और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, ये सिलेबस का भाग नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 13 नंबर क्या है कि विश्व बैंक के अनुसार निम्न मध्यम आय वाली गरीबी रेखा 3.65 प्रतिदिन के तहत गरीबी दर कितनी कम हुई है, ये पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, हाउ मच डिड द पॉवर्टी रेट अंडर द लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन, $3.65 प्रतिदिन डिक्रीज कितना हुआ है, यह पूछा जा रहा है। तो 61.8% से 28.1% तक यह कम होकर के आ गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न मध्यम आय वाली गरीबी रेखा, एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं कहा जा रहा है, निम्न मध्यम लोअर मिडिल जो पॉवर्टी लाइन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहले वो 61.8% हुआ करता था, जो 28.1% हो गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी में कमी में सबसे अधिक योगदान देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक्सट्रीम पॉवर्टी को सबसे ज़्यादा किसी ने कम किया है तो उत्तर प्रदेश ने ही कम किया है। इसका एक ये भी मतलब है कि उत्तर प्रदेश से पहले एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा था, जिसको कम करने में इन्होंने सही भूमिका निभाई है, और इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने गरीबी में कमी के 2/3 हिस्से में योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी इन्हीं राज्यों ने कम किया है, और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी थी भी तो यहीं पर, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, तो यूपी अपना हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत कब तक अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2030 हो जाएगा। 2030 इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत 2030 तक अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर सकता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो नोमैडिक एलिफेंट नाम है इसका। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर इसकी राजधानी है। नोमैडिक एलिफेंट जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है, भारत में, मंगोलिया में, नेपाल में, भूटान में। इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगोलिया में यह आयोजित किया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का कितनावां संस्करण 2025 में आयोजित हो रहा है? तो यह 17th एडिशन था, 17th संस्करण था। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, मंगोलिया की सीमा किन देशों से लगती है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़रा इसको हल कीजिए। रूस जापान, रूस और चीन, चीन और कजाकिस्तान, भारत और रूस किससे लगती है? तो जापान काट दीजिए यहाँ पर, और रूस चीन तो होना ही चाहिए, कजाकिस्तान भी काट दीजिए यहाँ पर, भारत तो संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रूस और चीन के बीच में सैंडविच है यह, सैंडविच। इस तरफ बड़ा सा ब्रेड है, इस तरफ बड़ा सा ब्रेड है, बीच में आलू जैसा है मंगोलिया पड़ा हुआ। यहाँ पर कजाकिस्तान की सीमा जाती है लेकिन इसको टच नहीं कर पाती, यहाँ पर भी रूस और चीन की सीमा ही लगती है। कजाकिस्तान की सीमा इससे बहुत नज़दीक है, यहीं पर है, लेकिन यह टच नहीं करती है मंगोलिया को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। मंगोलिया की सीमा उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व पश्चिम में चीन से लगती है। मंगोलिया की सीमा पर कौन सा रेगिस्तान प्रमुख है? रेगिस्तान कौन सा यहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर गोबी रेगिस्तान आपको दिखेगा, बी आंसर हो जाएगा। थार तो भारत में ही है, थार भारत में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी जो मरुस्थल, ये अफ्रीका के दक्षिणतम भागों में स्थित है, जहाँ पर नामीबिया, बोत्सवाना वगैरह जो आते हैं अफ्रीका के, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ का जन्म कहाँ पर हुआ है? ये मैंने करवाया है और ये आपको याद भी होगा, दिल्ली, बेंगलोर, करनाल, श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जन्म श्रीनगर में हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। यह भेड़ श्रीनगर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसी में इसका जन्म हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जीन एडिटेड भेड़ का नाम क्या है? नूरी, साहू आइबा, मसूदी, गरिमा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है सुआइब मसूदी, इसका नाम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन एडिटेड भेड़ का नाम सुआइब मसूदी है, जो कश्मीरी मैरिनो नस्ल की एक बकरी है, जिसका भेड़ है, जिसका नाम ये है। जीन एडिटेड भेड़ में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? ट्रांसजेनिक्स, क्रिस्पर कैस9, क्लोनिंग या RNAi। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्पर कैस9 तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है। मायोस्टैटिन जीन निष्क्रिय करने के लिए क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग किया गया है, क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन एडिटेड भेड़ में मायोस्टैटिन जीन को निष्क्रिय करने का उद्देश्य क्या है? अब जो छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जीन हमने निष्क्रिय किया कैस9 का उपयोग करके, क्रिस्पर कैस9 बायोलॉजिकल कैंची भी कहते हैं, जीन एडिटिंग का टूल होता है, बायोलॉजिकल टूल होता है, ऐसा नहीं कि जैसा टूल आप देखते मशीन वशीन ऐसा कुछ होता है। तो अब मुझे बताइए इसको निष्क्रिय करने का क्या लाभ होगा, क्यों इसको निष्क्रिय किया गया जीन एडिटेड करके? दूध उत्पादन को बढ़ाना, मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाना, इंक्रीज मसल्स मांस, रोग प्रतिरोधक बढ़ाना, या ऊन उत्पादक बढ़ाना, मतलब ऊन उत्पादन को बढ़ाना, क्या इसका मोटिव हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का? इसका आंसर हो जाएगा बी, मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाना। भेड़ की मांसपेशियों का द्रव्यमान 30% तक बढ़ सकता है, मांस उद्योग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। क्रिस्पर कैस9 तकनीक का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो है ए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका नाम है, इसका आंसर ए हो जाए, ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसको क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जीन एडिटेड भेड़ परियोजना किस संस्थान ने समर्थन दिया है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है यह, और IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस परियोजना को? इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल ने इसको सपोर्ट किया है। क्रिस्पर कैस9 तकनीक उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है? एग्रीकल्चर, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सैन्य हथियार। तो अभी तक मिलिट्री वेपन डेवलपमेंट में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस दिन कोई बायोलॉजिकल वेपन बनाया जाएगा, जो अभी इल्लीगल है पूरे दुनिया भर में, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स इल्लीगल माने जाते हैं, तो उस दिन इसका उपयोग जो है यह किया जा सकता है, तब तक तो अभी नहीं किया जाएगा। क्रिस्पर कैस9 तकनीक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? छोटा सा सवाल है, नन्हा मुन्ना सा। 2012, 15, 20, 23 कब इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? हाल फिलहाल में ही मिला है।
हाल फिलहाल का, अब तो 4-5 साल हो गए यार, 2020 में दिया गया था। जेनिफर डॉडेना और इमैनुअल चारपेंटियर को 2020 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, क्रिस्पर कैस9 तकनीक की खोज के लिए। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है SKUST ने 2012 विश्व के पहली बार किसे क्लोन किया था? तो पहली बार पाशमीना बकरी को क्लोन किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। पहली बार पाशमीना बकरी को क्लोन किया गया था, नूरी क्लोन किया गया था, इसका नाम था नूरी। अब जनगणना से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो चर्चा में था, मैंने आपको पढ़ाया था। जून 2025 का करंट अफेयर है यह, उसका पहला हिस्सा है। अभी इसके और भी हिस्से आएंगे। परिसीमन प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? जनगणना के आंकड़े, राजस्व साझाकरण, मानव विकास सूचकांक, क्षेत्रीय असंतुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा जनगणना के आंकड़े। सेंसस के डेटा का आधार पर भारत परिसीमन का प्रावधान किया गया है, लेकिन हर वर्ष परिसीमन नहीं होता है, हर जनगणना के बाद भी परिसीमन नहीं होता है। 2026 में अब परिसीमन किया जाएगा, जिससे देश के लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों को चेंज किया जाएगा, बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगला सवाल है कि 2025 के जनगणना में निम्न से क्या मापा जाएगा? केवल जनसंख्या, आर्थिक स्थिति और साक्षरता, केवल धार्मिक आंकड़े या केवल शहरीकरण? क्या इसका आंसर हो जाएगा? 31 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक स्थिति और साक्षरता। इनको भी मापा जाएगा। जो इसके साथ साथ आपको कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था कि ये भी ऐलान किया गया कि जनगणना में कास्ट सेंसस, तो वही है, आर्थिक स्थिति के साथ साथ कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। और उसके पश्चात से क्या होगा? उसके पश्चात से ये होगा प्राइवेट सेक्टर 75% रिजर्वेशन, नेक्स्ट स्टेप है यह। ठीक है भाइयों, चले आगे। भारत पहली व्यवस्थित जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 1881 ईस्वी, जब रिपन था भारत का गवर्नर जनरल उस समय, 1881। लेकिन पहली जनगणना जो है यह लॉर्ड मेयो के समय में आयोजित हुई थी भारत में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 18.3%, 74%, 65.5%, 82.1%। इसका आंसर हो जाएगा 74%। 74% भारत की साक्षरता दर थी 2011 के सेंसस के अनुसार। बिहार का कितना था? पुरुषों का 71% और महिलाओं का 51%। पुरुषों का 71, महिलाओं का 51%। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का परसेंटेज कितना था? तो 31.2%। 31.2% है। 2011 के पॉपुलेशन से, सेंसस से एक सवाल की गारंटी होगी मिनिमम, और बिहार राज्य के 2011 सेंसस से 2 सवाल पूछे जाएंगे मिनिमम। उसको करके जाइएगा। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से गारंटी होती, पूछेगा ही पूछेगा, पैटर्न में है, हर साल पूछना तो इस बार ही पूछेगा। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी का प्रतिशत क्या है? 79.8%, 14.2%, 2.3%, 1.7%। इसका आंसर हो जाएगा 79.8% आबादी हिंदू है, जो अब बढ़ जाने की उम्मीद की जा रही है। केरल तट के पास आग लगने वाले जहाज़ कौन सा था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है MV वाइनहाई। ये इसका नाम था, इसी में आग लग गई थी केरल तट के पास। आग का चपेट वाला अलग है और केमिकल वाला जहाज़ वो अलग है जो पलट गया था। 2 इस बार हादसे हुए हैं केरल के तट के पास में। इसका आंसर ए हो जाएगा। MV वाइनहाई 503 जहाज़ किस देश का था? तो यह सिंगापुर का जहाज़ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। MV वाइनहाई 503 जहाज़ कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो यह कोलंबो से मुंबई की यात्रा पर था। कोलंबो, श्रीलंका, और वहाँ से मुंबई की यात्रा पर था। बीच में केरल तट के पास में यह हादसा हो गया और पलट गया यह। पद्म पुरस्कार 2025 बिहार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? मैं 7 लोगों का नाम भी बताऊँगा आपको। 7 लोग हैं। पहला तो है डॉक्टर शारदा सिन्हा, दूसरे हैं किशोर कुणाल जी, सॉरी माय मिस्टेक, इतना रिस्पेक्टेड पर्सन है, नाम लेने में शायद गलती हुई, किशोर कुणाल जी, ठीक है। तीसरे हैं मोदी जी, जो सुशील कुमार मोदी हैं, वो हैं। उसके अलावा जो अगले हैं उनका भी नाम देखता हूँ, भीम सिंह भावेश नाम है इनका, भीम सिंह भावेश नाम है। फिर हेमंत कुमार हैं, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निर्मला देवी हैं, पद्मश्री के क्षेत्र में सुजनी कढ़ाई के लिए इनको दिया गया है। फिर है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इनको बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
तो इन 7 लोगों के नाम भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। डॉक्टर शारदा सिन्हा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 2018 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुजनी कढ़ाई के लिए किसे पद्मश्री मिला है? तो निर्मला देवी जी को मिला है। ए इसका आंसर हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 ईस्वी में 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय की जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। क्यों मैंने पढ़ाया आपको? सोनम और राजा रघुवंशी का केस आपको याद होगा, कितना ज़्यादा कोहराम मच गया था मेघालय को लेकर के, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब तो उस पर शायद मूवी भी बनेगी। जो उसके घर वाले हैं उन्होंने इजाज़त भी दे दी है कि हाँ मूवी बनाओ। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। चेरापूंजी है। चेरापूंजी जो भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कभी हुआ करता था, मासिनराम और चेरापूंजी, लेकिन कुछ साल पहले महाबलेश्वर को घोषित किया गया सर्वाधिक वर्षा वाला जगह। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग पीक है। शिलांग पीक है। शिलांग पीक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज किस पेड़ की जड़ों से बनाए जाते हैं? तो दरअसल में इसका फिकिस इलास्टिक रबर का पेड़ जो होता है, इसकी शाखाओं को खींच कर रूट को ब्रिज का आकार दे देते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बढ़ के ब्रिज बना देते हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत सा यहाँ पर प्रचलन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत बारिश वाला इलाका है, तो जगह जगह पर नदी नाले आपको छोटे मोटे देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार के नदी के दोनों तरफ के जो पेड़ होते हैं रबर के, उसको खींच करके ब्रिज का आकार दे दिया जाता है और वो लिविंग रूट ब्रिज हो जाता है। वो जिंदा पेड़ होता है जो ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। अद्भुत चीज़ है यह। वांगला उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? खासी, गारो या फिर जयंतिया या हाजोंग? कौन सा जनजाति है इनमें से जो वांगला उत्सव मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गारो जो है, गारो वही ये उत्सव मनाती है। वांगला उत्सव गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो फसल कटाई का उत्सव है। अगला है कि साद सूक मिन्समी उत्सव का आयोजन जो है यह अप्रैल में किया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है यह। मेघालय में लकरन टर्मरिक कहाँ से आता है? तो जयंतिया हिल से यह जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। लकरन टर्मरिक कहा जाता है इसको, लकरन टर्मरिक कहा जाता है। जयंतिया हिल से प्राप्त किया जाता है। मेघालय का कौन सा जीआई टैग उत्पाद चावल से बनी मादक पेय है? चावल से बनी हुई शराब है जो जनजातियों द्वारा बनाई जाती है और बहुत ही फेमस है, यह अद्भुत माना जाता है इसको। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है गारो चूबीच। गारो चूबीच जो है यह चावल से बनी मादक पेय पदार्थ है जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। मेघालय की कौन सी जनजाति मातृसत्तात्मक समाज का पालन करती है? तो सभी, गारो, खासी, जयंतिया सभी। मातृसत्तात्मक बोले तो शादी करने के बाद जो पुरुष है उसकी विदाई होती है, अपने ससुराल में जाकर के वो आदमी रहता है, न कि महिला विदा होकर के आती है। ये होता है मातृसत्तात्मक। और जो परिवार की मुखिया होती है वो मदर होती है या फिर पत्नी होगी, क्योंकि मातृसत्तात्मक समाज है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जनसंख्या और प्रजनन दर पर जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट आया था उससे जुड़े हुए सवाल हैं। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी है? 146.39 करोड़ यह भारत की आबादी हो गई है। 146.39 करोड़। और आप बात करते हो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ज़रा जनसंख्या देखिए फिर कंपटीशन देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाए। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत का TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो 1.9 हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। और टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब महिलाएं जब तक बच्चे देने के उनकी शारीरिक क्षमता होती है तब तक एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है? तो 1.9 यह भारत में है टोटल फर्टिलिटी रेट। प्रतिस्थापन दर से नीचे है यह। कभी भी रिप्लेसमेंट रेट जो होता है वो 2.1% है, यानी कि आबादी को बैलेंस करने के लिए, ना तो ज़्यादा बढ़ेगी आबादी ना तो आबादी कम होगी, तो 2.1 है। जो 1.9 हो गया, अर्थात धीरे धीरे करके भारत की आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और भारत की आबादी कम होती जाएगी। 146 करोड़ है तो यह बढ़ेगी अभी, उसके पश्चात ये कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारे पॉपुलेशन में जापान जैसा ही बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगा और आबादी कम होने लग जाएगा। प्रतिस्थापन दर क्या है?
तो भारत का मतलब दुनिया भर का प्रतिस्थापन दर जो होता है 2.1% को माना जाता है। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे कम अगर है, 2.1 से कम अगर हो जाता प्रतिस्थापन दर, तो यह जो है प्रतिस्थापन स्तर जो है 2.1 से कम होने पर आबादी डिक्लाइन होने लग जाती है। जैसे चीन के साथ हो रहा है, जैसे जापान के साथ हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द यूरोप के कंट्री जितने भी हैं उन सभी का 2.1 से काफ़ी कम है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसके कारण से सभी की आबादी बूढ़ी हो रही है। भारत और यूरोप ने किस वर्ष EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना की? तो यह 2023 में इसकी स्थापना की गई। EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना 2023 में किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत यूके नौसेना अभ्यास उत्तरी अरब सागर में कुछ दिन पहले ही हुआ है। उत्तरी अरब सागर है। भारत यूके नौसेना अभ्यास, भारतीय नौसेना कौन सा जहाज शामिल था? तो INS तबर इसमें शामिल था। INS तबर को इसमें शामिल किया गया था। भारत यूके नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो पैसेज एक्सरसाइज इसका नाम है। पैसेज एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। भारत यूके नौसेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसका आंसर समुद्री सुरक्षा और सहयोग हो जाएगा। अगला सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय के कौन से क्रमांक के खिलाड़ी बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी जो है, इससे पहले भारत के कितने खिलाड़ी और शामिल हो चुके थे? तो महेंद्र सिंह धोनी कितने नंबर पर हैं? तो 11वें पोजीशन पर हैं। 11वें पोजीशन पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं। 11वें भारतीय खिलाड़ी, इसका आंसर सी हो जाए। मैं नाम पढ़ता हूँ, आप नाम याद कर लीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी है और नीतू डेविड है, डायना एड्यूल्जी है, वीरेंद्र सहवाग हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, नाम सुना होगा लीजेंड, वीनू माकांड है और सुनील गावस्कर जी का नाम है। वीनू माकंड नाम है इनका, मांकंड नाम है, ये भी याद रखिएगा। जो चिरपरिचित खिलाड़ी हैं उनके नाम तो आपको याद रहेंगे ही। जो उसके इतर मैंने नाम बताए हैं, जैसे नीतू डेविड, डायना एड्यूल्जी, उसके अलावा वीनू माकंड, इनके नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी सुनील गावस्कर आपको पता ही है कौन है, क्या थे वो सुनील गावस्कर। उन्होंने जिस प्रकार के बॉलर्स को खेला ना, आज भी उस प्रकार के बॉलर अगर खेलने लग जाए हमारे खिलाड़ी, उस लायक नहीं होते हैं। जिस प्रकार के बॉलर हमसे पहले वाले जनरेशन के क्रिकेटर्स ने खेला ना, अब वो बॉलर्स अगर आएँ जो वेस्ट इंडीज़ के 6.5 फीट के बॉलर हुआ करते थे, तो आज के बैटर उतना अच्छे से तो नहीं खेल पाएंगे। सुनील गावस्कर एक अलग ही हैं। बाकी राहुल द्रविड़ का नाम जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर, कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, आप तो याद रहेगा ही। इसका आंसर सी हो जाएगा। ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। कुल दुनिया भर से 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। ICC की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में इसका मुख्यालय, दुबई में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, जैव विविधता परे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित सवाल है। यह संधि हुआ था कुछ दिन पहले ही। भारत ने BBNJ संधि पर हस्ताक्षर कब किया है? तो सितंबर 2024 में इस पर हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2024 पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत ने समुद्री संरक्षण के लिए कौन सा डिजिटल डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सह्याद्री नाम है इस पोर्टल का। सह्याद्री नाम है, जरूर याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका सह्याद्री नाम है। अगला है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सितंबर 2023 में यह पारित हुआ था। सितंबर 2023 में इसको पारित किया गया था। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत कितने % सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? तो 33% सीटें जो हैं यह महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लैंगिक समानता जुड़े हुए रिपोर्ट आए थे वर्ष 2025 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग 131 रही है। 148 देशों में अपने यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ना के बराबर में। ये कोई रिपोर्ट थोड़ी ना बताएगा हमें। अपने आस पड़ोस में देख लीजिए कितनी जेंडर इक्वालिटी है, कितनी है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ये सब के सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का समग्र लैंगिक समानता का स्कोर क्या है? तो 64.1% लैंगिक समानता का स्कोर है हमारा। 64.1% है। बी इसका आंसर हो जाएगा।
दक्षिण एशिया में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दक्षिण एशिया में भी हम 7th पोजीशन पर हैं, 7th पोजीशन पर हैं हम दक्षिण एशिया में भी। दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए, सितंबर महीने में 13 तारीख को 12 बजे से आपका परीक्षा है, 12:02 पर आपको ये सवाल देखने को मिले, क्या इसका उत्तर निकालेंगे, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं ये सब। वैश्विक लैंगिक अंतर कितने प्रतिशत तक बंद हुआ है? तो 68.8% था, 68.8% तक चला है। या पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में अनुमत कितने वर्ष लगेंगे पूरे पृथ्वी को? तो 123 वर्ष अभी लगेंगे, तब जाके 100% लैंगिक समानता स्थापित हो पाएगा। भारत में शिक्षा प्राप्ति का स्कोर कितना है? व्हाट इज़ द इंडियाज एजुकेशन अटेनमेंट स्कोर पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97.1% है। संसद महिला प्रतिनिधि 2025 में कितना है? तो 13.8% है ओनली। ठीक है। 2025 में महिलाओं की वैश्विक कार्यबल में भागीदारी कितनी है? तो 41.2%। लैंगिक समानता रिपोर्ट किन 4 आयामों पर आधारित होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आर्थिक भागीदारी, एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं पॉलिटिक्स, ये 4 क्षेत्रों का आधार पर इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिक्स, इन 4 क्षेत्रों का आधार पर लैंगिक समानता रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। आइसलैंड रहता है हमेशा टॉप पर इसमें। STEM क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये पूछा जा रहा है। वैश्विक भागीदारी कितनी है महिलाओं का? तो मात्र 28.2%। सी आंसर हो जाएगा। लैंगिक समानता के मामले में दक्षिण एशिया का समग्र स्कोर क्या है? तो 64.6% है दक्षिण एशिया का स्कोर। इसका स्कोर सबसे खराब रहता है। इन देशों में लैंगिक समानता अच्छी नहीं है। अगला है एयर कंडीशन के तापमान तय किया गया था खट्टर जी के द्वारा। खट्टर जी को जानते होंगे आप लोग, भारत सरकार में अभी मंत्री हैं। तो खट्टर जी ने बोला कि एयर कंडीशन AC जो आपके रूम में चलेगा उसका रिमोट हम दिल्ली में लेकर बैठेंगे, 24 डिग्री से ज़्यादा किसी को नहीं करने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अब इसको देखिए क्या कब लागू करते हैं। भारत सरकार ने AC का डिफ़ॉल्ट तापमान कितना निर्धारित किया है? तो 24 डिग्री C। वैसे मुझसे पूछें तो सबसे अच्छा जो होता है वो यही होता ही है। इस पर लगा कर छोड़ दीजिए, चिल होकर के बैठिए, कभी दिक्कत नहीं आती। हाँ, अब ये दिक्कत कहाँ पर आई है? मेट्रो में 24 डिग्री C नहीं हो सकता है, मॉल में 24 डिग्री C पर काम नहीं चलेगा, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई हॉल हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, तो वहाँ पर 24 डिग्री C में काम नहीं चलता। आप एक ही घर में 3-4 लोग बैठ जाइए, 24 डिग्री C पर काम नहीं चलेगा आपका। और जब गर्मी ऐसी पड़ रही हो, जब 47-48 नॉर्मल हो रहा हो, तब 24 डिग्री C पर काम नहीं चलता है। इसका आंसर C हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये भारत सरकार ने बोला है। हर 1 डिग्री C तापमान बढ़ाने में बिजली खपत में कितनी कमी आती है? तो 6% की खपत आपकी कम हो जाती है। जितना डिग्री आप तापमान बढ़ाते हैं AC में, बढ़ाने का मतलब कि जैसे 18 है तो 19 कर दिया आपने, तो उससे आपका 6% बिजली कम खपत होगा। WHO के अनुसार घर के अंदर न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 18 डिग्री C होना चाहिए। इससे ज़्यादा कम शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। इससे ज़्यादा में नुकसान नहीं होगा, कम में नुकसान हो जाएगा, आपका स्किन ड्राई होने लग जाएगा, सही नहीं होता इंसानों के लिए। AC किस सिद्धांत पर काम करता है? तो थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। 20 का आंसर हो जाएगा। AC का अत्यधिक उपयोग से किस पर्यावरणीय तत्व को नुकसान पहुंचाया? तो ओजोन परत को रेफ्रिजरेंट का रिसाव ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। इसका आंसर A हो जाएगा। IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह वियना में है। इसका आंसर C हो जाएगा। ये ईरान जो है उसका और इजराइल का तनाव हुआ था, उसी को लेकर के चर्चा में था। IAEA बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। IAEA बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो 35 सदस्य देश होते हैं, 35 सदस्य होते हैं। इसका आंसर C हो जाएगा। IAEA का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। प्राकृतिक यूरेनियम में 235 की मात्रा कितनी होती है? 235 की मदद से ही बम बनाया जाता है, तो इसकी मात्रा प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। इसीलिए यूरेनियम संवर्धन हमें करना पड़ता है, इनरिचमेंट करना पड़ता है। प्रकृति में 0.7% मात्रा में यह पाई जाती है। इसका आंसर A हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
परमाणु संवर्धन प्रयुक्त दो मुख्य तकनीकें कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द टू मेन टेक्निक्स यूज्ड इन न्यूक्लियर इनरिचमेंट? पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है डेली न्यूज़पेपर में कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, तो क्या कर रहा है भाई, क्या होता है या बताइए इसका आंसर। थर्मल विस्फोट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल एंड रिएक्टर विधि, गैस सेंट्रीफ्यूज एवं गैसीय प्रसार, आयनिक संश्लेषण एवं लेजर विधि। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस सेंट्रीफ्यूज एवं गैसीय प्रसार। अगर आपने सही किया है बहुत बहुत मुबारक आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा। HEU हाईली इनरिच्ड यूरेनियम में 235 की सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 इन HEU कितनी होती है? 5% से कम, 3 से 5%, या फिर 10 से 15%, 20% से अधिक। इनरिच्ड यूरेनियम जिसको कहा जाता है कि इनरिच करने में अभी समय लगेगा, तो उसका पूछा जा रहा है कि क्या है इसमें, कितना होना चाहिए यूरेनियम 235 कंसंट्रेशन इनरिच्ड में? इसका आंसर हो जाएगा डी, 20% से अधिक जब हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि अब ये इनरिच्ड हो गया है। लो इनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग कहाँ पर होता है? तो लो वाले का उपयोग बिजली बनाने के लिए करते हैं और हाई वाले का उपयोग बम बनाने के लिए करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो परमाणु गतिविधियों की निगरानी करना कि भाई आप बम तो नहीं कहीं बना रहे हैं, यही इसका मुख्य काम है। भारत अपनी कितनी प्रतिशत तेल ज़रूरतें आयात से पूरी करता है? अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 85% हमें तेल आयात करना पड़ता है खाड़ी देशों से, अमेरिका से, वेनेजुएला से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से। 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? बहुत सारे देशों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन पहली बार जो गए हैं वो है साइप्रस। साइप्रस किस वर्ष EU का अध्यक्ष बनने जा रहा है? तो 2026 में, और ऐसा 2026 तक हमारे EU के साथ ट्रेड डील साइन होने की संभावना है। साइप्रस को हम इसलिए भी मजबूत करेंगे, हथियार भी बेचेंगे आने वाले समय में, क्योंकि तुर्की और साइप्रस की बनती नहीं है, और तुर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो हम साइप्रस को करने जा रहे हैं। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? और आज का आखिरी सवाल, इसकी राजधानी निकोसिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 36 मिनट में मैंने आपको 100 करंट के बिल्कुल तरोताज़ा अच्छे खासे MCQ करवा दिए हैं। ये जून का पहला था करंट का वीडियो, दूसरा तीसरा भी जल्द ही मैं ले आऊँगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद अच्छा लगा होगा कर करके। इसको रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। करंट वगैरह का PDF चाहिए होता है तो जुड़ जाइएगा पेड PDF ग्रुप में, बहुत कम प्राइस है। अब वीडियो भी फ्री में, PDF भी फ्री में, तो कैसे काम चलेगा, है ना? सारे जगहों पर जब अच्छे अच्छे MCQ पेड क्लासेज चल रहे हैं, मैं इसका पेड चला सकता था। जस्ट इमेजिन, मैं 1000 रुपये का पेड चलाता, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, कितना पैसा आ सकता था। लेकिन बात ये है ना कि अच्छा कंटेंट आप फ्री में अगर आपको मिल रहा है तो सबसे पहले उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। और PDF के लिए जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा करंट का PDF। उसमें सारे मैंने शेयर कर दिए, आज तक जितने मैंने करवाए हैं, साइंस के जितने मैंने करवाए हैं, सब एक साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 199 वाला ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको सारा PDF मिल जाता है। थैंक यू सो मच।